हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं इन सी शार्प के अंदर। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या है? तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बिकम अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर व्हेन वी डिक्लेयर इट विद द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब कि जब भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है वो कंस्ट्रक्टर को हम आगे एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर मल्टीपल टाइप के आते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक आता है, प्राइवेट आते हैं, प्रोटेक्टेड है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर आते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफायर लेना है। फॉर एग्जांपल पब्लिक है या फिर प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है। बट अभी हमें यहाँ पर क्रिएट करना है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो इस केस के अंदर पहले हम क्या करेंगे, तो पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और वो कंस्ट्रक्टर के आगे हम लिख देंगे प्राइवेट। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टर एज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन के आपको मिल जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या आता है, तो एज वी नो द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर इज अ बिट ऑफ अ स्पेशल केस। ठीक है। तो ये जो भी प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है वो थोड़ा टफ है और थोड़ा स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है? क्योंकि जो भी जब प्राइवेट हम क्रिएट करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को या फिर किसी भी क्लास को या फिर किसी भी फंक्शंस को हम प्राइवेट करते हैं, तो उसका एक्सेस कहाँ पर मिलेगा आपको? तो उसका एक्सेस आपको वही उसी क्लास के अंदर आपको मिलेगा, उस क्लास से बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आप किसी को पब्लिक डिक्लेयर करते हो किसी भी एक्सेस फंक्शंस को या फिर कोई भी कंस्ट्रक्टर को, तो क्या हो जाएगा कि आपका पूरा का पूरा जो भी क्लास है उसको वहाँ पर तो आपको एक्सेस मिलने वाला है। उसके अलावा भी आपके पास कोई और है तो वहाँ पर भी आपको एक्सेस मिल सकते हैं। मतलब कि दूसरे क्लास के अंदर भी आपको उसको एक्सेस मिल सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि वी नाइदर क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नॉर कैन वी इनहेरिट द क्लास विथ ओनली प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो सिर्फ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से हम सिंपली कोई किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकते नहीं है विथ यूजिंग अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। बट यस, we can have the set of public constructor along with the private constructor in the class, and public constructor can access the private constructor from within the class through constructor chain। ठीक है। तो ये हमें पूरा का पूरा समझना है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी कैन हैव द सेट ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, हमारे पास पब्लिक कंस्ट्रक्टर भी होगा और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होगा। अभी जो भी हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है उसका एक्सेस आपको पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको मिल सकता है। पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और वो एक्सेस कंस्ट्रक्टर हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो हम इनडायरेक्टली हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड इन क्लासेस दैट कंटेन ओनली स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है। तो आप जो भी मेंबर है आपके प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उसके अंदर आप सिंपली स्टैटिक मेंबर को ही आप उसको रख सकते हो, रख सकते हो। स्टैटिक मेंबर के अलावा आप यहाँ पर कुछ भी और रख सकते नहीं। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज यूज टू restrict the class from the being initiated when it contains every member as a static। तो आपका मेन पर्पस क्या है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का, तो आपको रेस्ट्रिक्ट आप कर सकते हो। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो वो आपको एज अ प्राइवेट रखने हैं आपको, तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो व्हेन इट कंटेन एवरी मेंबर एज अ स्टैटिक। तो आप अगर हर एक मेंबर को आप स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हो तो आपका हर एक मेंबर प्राइवेट हो जाएगा और उसके एक्सेस आपको वहीं पर ही आपको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर एक कोड दिया गया है उसके थ्रू हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर लिखा है क्लास कार। तो एक कार करके एक क्लास है। फिर यहाँ पर हम लिखा है पब्लिक स्ट्रिंग कार नेम, एक वेरिएबल क्रिएट किया है कार नेम करके। फिर प्राइवेट कार लिखा है, तो यहाँ पर कार करके एक हमने क्रिएट किया है। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। कैसे पता चला कि ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है? तो यहाँ पर हमने पहले लिखा, क्या लिखा, तो प्राइवेट लिखा, मतलब कि ये प्राइवेट मेंबर है। फिर यहाँ पर हमने कार लिखा, मतलब कि जो भी नेम है यहाँ पर आपके क्लास का वही नाम हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो उसी नेम से हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, मेथड क्रिएट किए, मतलब कि क्या है, तो हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। और उसके अंदर में लिखा है कि कार नेम इज इक्वल टू 0।
ठीक है। फिर हमने एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, पब्लिक कार इंटीजर मॉडल कोलन दिस, ठीक है। तो ये हमारा पब्लिक कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिखा है मॉडल ईयर, फिर ब्रैकेट में 0 और फिर मॉडल, मतलब कि यहाँ पर आप मॉडल डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पर दूसरा लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन मेकर नेम 0 कार। तो पहले आपको मॉडल का ईयर आपको मिलेगा, फिर आपको यहाँ पर कार का नेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसे वर्क करेगा ये, तो यहाँ पर पहले हमने लिखा है मेन मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट की है स्टैटिक वॉइड मेन करके। फिर यहाँ पर हमने लिखा है कि कार स्पोर्ट कार, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्पोर्ट कार करके, इज इक्वल टू न्यू कार 2013। तो 2013 है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको मिल गया, ईयर आपको मिल गया, और कार नेम है तो कार नेम आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको मिलेगा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से, कार नेम है आपका जिप, तो यहाँ पर आपको जिप मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमने यहाँ पर कंसोल डॉट रीड लाइन किया है हमारे आउटपुट को प्रिंट आउट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर आउटपुट पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पब्लिक और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तब। तो पहला पॉइंट है वन यूज ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई स्टैटिक मेंबर है तब भी हमें यूज करना है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को, उसके अलावा हमें इसको यूज करना नहीं। If we want to create object of class, even if we have private constructors, then we need to have public constructor along with private constructor. तो जब भी हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं उसी टाइम आपको पब्लिक कंस्ट्रक्टर का भी यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप पब्लिक कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करते तो आप प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग, तो कंस्ट्रक्टर्स के अंदर चेनिंग है, यहाँ पर किस तरह से आप कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर सकते हो। तो व्हेन अ कंस्ट्रक्टर इन्वोक अनदर कंस्ट्रक्टर इन द सेम क्लास और इन द बेस क्लास ऑफ दिस क्लास, इट इज नोन एज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से आप कॉल करते हो तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ठीक है। तो एक होता है बेस कंस्ट्रक्टर होता है, और उसके बाद दूसरे मल्टीपल डिराइव कंस्ट्रक्टर भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर अवॉइडिंग द कोड डुप्लीकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहाँ से हम कोड का जो भी डुप्लीकेशन होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कंस्ट्रक्टर चेनिंग, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कंस्ट्रक्टर कैन call another constructor of the same class or of the base class। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है सेम क्लास से या फिर बेस क्लास। सिंस वन कंस्ट्रक्टर कैन इन्वोक another, this sometimes can cause the execution of multiple constructors। एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे कई कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, तो यहाँ पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एक साथ कॉल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो इसे हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमने किया। इफ अ क्लास इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्लास देन द फॉलोइंग वुड बी द चेन। तो यहाँ पर दो चेन आती है, एक तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आता है और दूसरा आता है इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। इफ अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्लास देन तो फॉलोइंग वुड बी चेन। अगर एक क्लास से आप कहीं दूसरे क्लास को एक्सेस कर सकते हो तो यहाँ पर इस तरह का चेन क्रिएट हो सकता है। तो पहले क्या लिखा है, डिराइव स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, बेस स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, बेस इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, डिराइव कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल टाइप के कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया है, तो उस एग्जाम्पल के थ्रू में यहाँ पर समझते हैं कि क्या यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है क्लास
कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर करके हमने क्लास क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है पब्लिक इंटीजर ए बी सी और डी। तो हमने 4 वेरिएबल हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं ए बी सी डी करके, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर डी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने 5 वैल्यू को इंसर्ट किया है। कहाँ पर? तो फिर डी के अंदर। फिर यहाँ पर लिखा है पब्लिक कंस्ट्रक्टर इंटीजर ए इंटीजर बी एंड देन दिस। यहाँ पर लिखा है दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। मतलब कि ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, बट हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक क्लास के अंदर है इसलिए, ठीक है। और बाहर हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो दूसरे क्लास के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर हमें सिर्फ इसका ही एक्सेस होता है, इसका एक्सेस नहीं होता। तो ये कंपलसरी आपको इसको क्रिएट करना। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू असाइन की, बी की वैल्यू असाइन की, और फिर यहाँ पर डी की वैल्यू को हमने प्रिंट आउट भी किया कि डी की वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिराइव किया है एक 30 करके। फिर हमने वो दूसरा लिखा है पब्लिक कंस्ट्रक्टर इंटीजर सी 30 10 और 78, ठीक है। तो दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर क्या किया है, तो कि सी वैल्यू हमने ली है कहाँ से, तो यहाँ से। तो और फिर हमने सभी वैल्यू को यहाँ प्रिंट आउट किया है कंसोल और राइट लाइन से। तो हमें ए बी सी सभी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्टर इसको यूज कर रहा है, ये कंस्ट्रक्टर इसको यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक पूरे का पूरा चेन क्रिएट हो गया है कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मेन मेथड क्या आती है। मेन मेथड में क्या लिख सकते हैं, तो क्लास लिखा, फिर प्रोग्राम लिखा, फिर हमने यहाँ पर मेन मेथड लिखी स्टैटिक वॉइड मेन स्टेट args करके। और फिर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि हमने प्रीवियस क्लास क्रिएट किया था उसका। और फिर यहाँ पे लिखा है बी इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर 7 और 8। तो 2 पैरामीटर कहाँ पर है, तो 2 पैरामीटर हमारे यहाँ पर है, तो ये हमारा कॉल होगा। उसके बाद लिखा है 67, तो एक पैरामीटर कहाँ पर है, एक पैरामीटर हमारा यहाँ पर है, तो ये कॉल होगा। और फिर हमने लिखा है console डॉट रीड की, ठीक है। तो हमने रीड किया है सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर चेन को। अभी हमें एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या आएगा, तो वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो you can create a constructor as static, and when a constructor is created as a static, it will be invoked only once for any number of instances of the class, and it's run during the creation of the first instance of the class or the first reference to a static number in the class। मतलब कि यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट, जितने भी हम मन चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी उसमें से एक ही बार वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और जो भी हमें वर्क करना है वो फर्स्ट टाइम ही आपका पूरा का पूरा वर्क वहाँ पर हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट लिखा है a static constructor is used to initialize static field of the class and to write the code that needs to be executed only once, ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं कोई भी स्टैटिक फील्ड को, कोई भी क्लास की स्टैटिक फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए, एंड टू राइट द कोड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो जो भी कोड है आपको उसको एक ही बार रन करना है, तो उसके टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। A static constructor initializes static field. It runs at an indeterminate time before those fields are used. Static constructor on a type. To initialize the static class or static variable in a non-static class, static constructor are used. तो कोई भी क्लास को आपको स्टैटिक इनिशियलाइज करना है या फिर कोई वेरिएबल को स्टैटिक इनिशियलाइज करना है, तो वो टाइम आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड ऑन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो एक्सेस मॉडिफायर का आप यूज नहीं कर सकते जब भी आप स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, तब मतलब कि वो पब्लिक ही रहेगा, वो आप दूसरा कोई एक्सेस मॉडिफायर उसको दे नहीं सकते।
और भी यहाँ पर लिखा है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज, उसको आप पैरामीटराइज नहीं कर सकते, कोई पैरामीटर नहीं दे सकते यहाँ पर। देयर कैन बी ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पर क्लास, एक ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा कोई एक क्लास के। Static constructor cannot have an explicit this or base constructor call. In other words, static constructor cannot be called directly. आप डायरेक्टली स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हो, या फिर दिस का यूज करके या फिर बेस क्लास का यूज करके आप उसको कॉल कर सकते हो नहीं। वो सिंपली एक ही बार आपका कॉल होगा जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब। Static constructors are also are called automatically before the first instance of a class is created or any static member is referenced. तो जब भी कोई नया स्टैटिक मेंबर रेफरेंस किया जाता है या फिर क्रिएट किया जाता है उसी टाइम उसको आप क्रिएट कर सकते हो। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द क्लास, मतलब कि एक ही बार आपका वो मेंबर है वो कॉल होने वाला है, उसके अलावा वो कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्लास डेमो क्लास करके लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है स्टैटिक, फिर लिखा है डेमो क्लास, मतलब कि एक कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा स्टैटिक। यहाँ पर आगे लिखा है स्टैटिक, मतलब कि ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अगर आपने लिखा प्राइवेट, मतलब कि ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर लिखा है पढ़ना है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यूज टू इनिशियलाइज द स्टैटिक फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। तो कोई भी स्टैटिक फील्ड्स और प्रॉपर्टीज, कोई भी क्लास की प्रॉपर्टीज है उसको आपको इनिशियलाइज करने के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, देयर शुड एट मोस्ट वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास एंड आल्सो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट टेक एनी। ठीक है, तो कोई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का आप कोई भी पैरामीटर नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको कोई पैरामीटर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो यहाँ पर पैरामीटर नहीं आता है। तो दूसरी चीज हमें क्या करनी है, तो यहाँ पर हमें इसको कॉल कब होगा, एक ही बार आपका ये कॉल होगा, दूसरी बार ये कॉल होने वाला नहीं। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। आपको एक और चीज है कि आपको थिंग्स आपको कंसीडर करना, थिंग्स टू नो अबाउट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। तो इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक डेटा मेंबर। जो भी आपके पास डेटा मेंबर है, स्टैटिक डेटा मेंबर, उसको आपको इनिशियलाइज करना है, तो उसके टाइम आप इसको यूज कर सकते हो। कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग बट स्टैटिक मेंबर। आप स्टैटिक मेंबर के अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। कैन नॉट हैव पैरामीटर, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है। कैन नॉट हैव एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो आपके पास कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, आप इस सब का कोई यूज कर सकते हो नहीं। तो ये चार चीज़ें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देनी है जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट करते हो। पॉइंट टू पॉन्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्या है, सम यूनिक पॉइंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर ऑलवेज फॉलो। देखते हैं, क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर कोई कितने भी टाइप, कितने भी नंबर के, कितने भी कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप इवन वोइड। कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि कोई चीज़ रिटर्न ही नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर है, उसका काम क्या है, उसको काम है इनिशियलाइज करना। वो आपके क्लास को इनिशियलाइज करके देगा, वो कुछ रिटर्न करके आपको नहीं देगा। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज नहीं होगा, उसके अंदर कोई पैरामीटर आप नहीं पास कर सकते। विद इन द क्लास यू कैन क्रिएट ओनली वन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। आप कंस्ट्रक्टर तो मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आप एक ही क्रिएट कर सकते हो आपके क्लास के अंदर। डी कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा है। तो डी कंस्ट्रक्टर क्या है, तो यहाँ तक तो हमने यह पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या है। अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि डी डिस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, तो सिंस सी शार्प इज गार्बेज कलेक्टेड, meaning that the framework will free the object that you no longer use, there may be times where you need to do some manual। तो सी शार्प के अंदर आपको गार्बेज कलेक्शन करना, गार्बेज कलेक्शन आता है। मीनिंग दैट कि गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट वो ऑब्जेक्ट की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो वो जो भी है आपका ऑब्जेक्ट वो आपको क्लीन करना है, तो उसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर इज अ मेथड called once an object is disposed can be used to clean up the resource used by the object।
मतलब कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तब आप उसको यूज करोगे और उसको रिसाइकल कर दोगे। दिस डिस्ट्रक्टर डज नॉट लुक वेरी मच लाइक अदर मेथड इन सी शार्प। सी शार्प के अंदर जिस तरह की मेथड आती है उस तरह से आपको क्रिएट नहीं कर सकते हो डिस्ट्रक्टर। किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो डिस्ट्रक्टर, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है। तो आपको जो भी हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं उसी तरह से क्रिएट करना है, पर यहाँ पे टिल साइन का आपको यूज करना है और फिर यहाँ पर आपको लिख देना है कि आप आउट हो गए। मतलब कि सिंपली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रक्टर आपका कॉल हो गया है और जितने भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए वो सभी आपको गार्बेज कलेक्ट आपने कर लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको असाइनमेंट के रूप में दो क्वेश्चंस के आंसर आपको सबमिट करने हैं। पहला है व्हाट इज अ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है, उसको किसे क्रिएट कर सकते हो। और दूसरा आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।